रात की खामोशी गहरी हो चुकी थी और आसमान पर बादलों की ओट में छिपा चांद जैसे किसी अनहोनी का गवाह बन रहा था। ईशान जब अपने घर की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे अपनी थकान से ज्यादा अपने दिल की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। वह एक सफल, सुदर्शन और गंभीर स्वभाव का युवक था, जिसकी शादी अभी कुछ ही दिन पहले काव्या से हुई थी। काव्या, जिसका नाम सुनते ही ईशान की आंखों के सामने एक ऐसी कली का चेहरा आ जाता था जो अभी पूरी तरह खिली भी नहीं थी। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ श्रीमती देविका बूत बनकर सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर ममता से ज्यादा एक अजीब सा पहरा था। माँ ने ईशान को पास बुलाकर बड़ी रहस्यमयी आवाज में कहा, ईशान बेटा, एक बात हमेशा याद रखना। काव्या अभी उस नाजुक मोड़ पर है जहां वह एक औरत से ज्यादा एक बच्ची है। वह इस रिश्ते की आग को अभी सहन नहीं कर पाएगी। अगर तुम उसके करीब जाने की कोशिश करोगे तो शायद वह टूट जाए। उसे समय दो, कम से कम 1 साल तक तुम्हें उसके साथ सिर्फ एक अजनबी की तरह रहना होगा। माँ की इन बातों ने ईशान के अंदर एक अजीब सी कसमकस पैदा कर दी। वह अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस पत्नी को वह ब्याह कर लाया है, उससे दूरी बनाना उसके पुरुषत्व और उसके जज्बात के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। जब ईशान ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर की मध्यम रोशनी और चमेली के फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने उसका स्वागत किया। काव्या ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी रेशमी जुल्फों को सुलझा रही थी। आईने में जैसे ही उसकी नज़र ईशान की तपती आंखों से मिली, उसने घबराकर अपनी नजरें झुका ली। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे और उसके बदन पर सरकती हुई मखमली साड़ी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। ईशान ने महसूस किया कि काव्या जितनी मासूम दिखती थी, उससे कहीं ज्यादा आकर्षक थी। वह उसके करीब जाना चाहता था, उसकी उन कांपती उंगलियों को चूमना चाहता था, पर माँ के शब्दों की जंजीरें उसके पैरों में बंधी थी। ईशान जैसे ही अपना कोट उतारा और बिस्तर के किनारे बैठा, काव्या तुरंत झटके से उठकर खड़ी हो गई। क्या क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? उसने दबी हुई आवाज में पूछा, जिसमें एक मीठा सा डर और अनकहा खिंचाव था। ईशान ने उसे गौर से देखा। उसकी सादगी में भी एक कयामत थी। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? काव्या की पलकें और भी झुक गई। उसके गालों पर हया की लाली दौड़ गई। वह धीरे से फुसफुसाई, मम्मी जी कहती है कि आप बहुत सख्त मिजाज के हैं और मुझे आपसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह सुनकर ईशान के मन में एक सवाल कौंधा, क्या उसकी माँ जानबूझकर उनके बीच ये दीवार खड़ी कर रही है? उस रात ईशान और काव्या के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। ईशान जब बिस्तर पर लेटा तो काव्या ने अपना तकिया उठाकर और कमरे के सुदूर कोने में रखे सोफे की तरफ बढ़ने लगी। ईशान का जी चाहा कि उसे हाथ पकड़कर रोक ले, उसे अपनी बाहों के घेरे में ले ले और कहे कि वह उसका पति है, उसका रक्षक है, कोई दुश्मन नहीं। पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने देखा कि काव्या सोफे पर लेटी हुई बार बार उसे मुड़कर देख रही थी। दोनों की निगाहें जब एक एक पल के लिए टकराती तो जैसे कमरे में बिजली सी दौड़ जाती। वह पहली रात थी जब दोनों एक ही कमरे में होकर भी मीलों दूर थे, लेकिन उनके बीच की वह नोक-झोंक और खामोश तकरार ने एक ऐसे प्यार की शुरुआत कर दी थी जो आगे चलकर बहुत ही दहकते हुए मोड़ लेने वाला था। ईशान ने अंधेरे में ही खुद से वादा किया कि वह काव्या का डर भी मिटाएगा और उसका प्यार भी जीतेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। रात की उस खामोश तकरार के बाद अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ईशान के कमरे की खिड़की से टकराई
तो उसने देखा कि काव्या सोफे पर सिमटी हुई सो रही थी। उसकी मासूमियत देख ईशान का दिल भर आया, पर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। यह उसकी माँ देविका थी। देविका के हाथ में चाय का प्याला था, पर उसकी आंखों में गहरी चौकसी थी। उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले सोफी की सिलवटों को देखा और फिर ईशान के बिस्तर को। जब उन्हें यकीन हो गया कि दोनों के बीच रात भर कोई दूरी कम नहीं हुई, तब कहीं जाकर उनके चेहरे पर एक ठंडी तसल्ली उभरी। देविका ने काव्या को जागते हुए बड़े कठोर स्वर में कहा, उठो काव्या, बहू बनकर आई हो, इस घर की शान शौकत और कायदे सीखो। ज्यादा देर तक सोना इस घर की रवायत नहीं है। ईशान को माँ का यह लहजा चुभ गया, पर वह चुप रहा। उसे महसूस हो रहा था कि माँ सिर्फ उसे नसीहत नहीं दे रही थी, बल्कि काव्या के मन में एक अदृश्य जेल खड़ी कर रही थी। जैसे जैसे दिन चढ़ा, घर का माहौल और भी भारी होने लगा। देविका ने पूरे दिन काव्या को घर के भारी भरकम कामों में उलझाए रखा, ताकि उसे ईशान से बात करने का एक भी पल न मिले। शाम को जब ईशान दफ्तर से लौटा, तो वह काव्या के लिए उसकी पसंद के गजरे और लाल चूड़ियां लेकर आया था। उसका मन था कि आज वह अपने हाथों से काव्या की कलाई सजाएगा और माँ के डर को उसके दिल से बाहर निकालेगा। वह दबे पांव कमरे की ओर बढ़ा, जहां काव्या अकेली थी। ईशान ने पीछे से जाकर धीमे से काव्या के कंधे पर हाथ रखा। काव्या अचानक चौंक गई। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। ईशान ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका। इतना क्यों डर रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने जैसे ही काव्या की कलाई पकड़ी और उसे चूमने के लिए झुका, उनके बीच एक ऐसी बिजली दौड़ी जिसने काव्या के रोंगटे खड़े कर दिए। काव्या पहली बार ईशान के स्पर्श से पिघलने लगी थी। उसकी आंखों में डर की जगह एक अनजानी चाहत ने दस्तक दी थी। उनके होंठ एक दूसरे के करीब आ रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने देविका खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। ईशान, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या तुम्हें मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं है? उन्होंने गरजते हुए कहा। ईशान सकपकाकर पीछे हट गया। देविका ने आगे बढ़कर काव्या के हाथ से वे गजरे छीन लिए और उन्हें फर्श पर फेंकते हुए कहा, इन फिजूल की चीजों से मन मत भटकाओ। काव्या, जाओ रसोई में देखो, दाल जल रही है। काव्या डरी हुई हिरनी की तरह कमरे से भाग गई। अब कमरे में सिर्फ माँ और बेटा थे। ईशान ने पहली बार हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ, आप आखिर चाहती क्या हैं? वह मेरी पत्नी है, कोई कैदी नहीं। हम दोनों के बीच यह दीवार क्यों? देविका ने अपनी आंखों में नकली आंसू भर लिए और रुआसी होकर बोली, बेटा, मैं यह सब तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। तू नहीं जानता, काव्या के खानदान में एक ऐसी बीमारी है जो कम उम्र में रिश्ता बनाने से जानलेवा साबित हो सकती है। मैं बस अपने बेटे को किसी बड़ी मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। ईशान माँ की इन मनगढ़ंत कहानी को सुनकर सुन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ सच बोल रही है या यह उनकी कोई बहुत बड़ी चाल है। उधर रसोई में काव्या रो रही थी, पर उनके मन में भी एक सवाल उठ रहा था। उसने बचपन से कभी किसी बीमारी के बारे में नहीं सुना था। रात को जब सब सो गए, ईशान चुपके से सोफे के पास गया जहां काव्या लेटी थी। उसने अंधेरे में ही काव्या का हाथ थाम लिया। इस बार काव्या ने हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। ईशान ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, काव्या, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। माँ जो कह रही है उसमें कुछ तो काला है। काव्या ने भीगी आंखों से ईशान की ओर देखा। उस पल अंधेरे कमरे में उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी। ईशान का हाथ धीरे से काव्या के चेहरे को सहलाने लगा और काव्या ने पहली बार अपनी आंखें मूंद ली।
जैसे वह इस सुरक्षा और प्यार के एहसास में खुद को सौंप देना चाहती हो। पर उसी वक्त घर के गलियारे में देविका के चलने की आवाज सुनाई दी। वे अभी भी जाग रही थी, जैसे किसी शिकारी की तरह अपने ही बेटे और बहू की खुशियों पर पहरा दे रही हो। ईशान वापस अपने बिस्तर पर लौट गया, पर उसके दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी। माँ आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है? मुझे, काव्या को, या किसी और को जो अभी इस घर से बहुत दूर है? घर का सन्नाटा अब ईशान को काटने लगा था। माँ की उन डरावनी बातों ने उनके दिमाग में शक का बीज तो बो दिया था, लेकिन जब भी वह काव्या के खिले हुए चेहरे और उसकी जवान धड़कनों को महसूस करता, उसे माँ की हर बात एक सफेद झूठ लगती। उस दिन घर में एक अजीब सी हलचल थी। देविका किसी पुराने संदूक से कुछ कागजात निकाल रही थी और बार बार कैलेंडर की तारीखें देख रही थी। ईशान ने गौर किया कि जब भी वह कमरे में आता, माँ उन कागजों को छिपा देती। इसी बीच ईशान को खबर मिली कि उसका छोटा भाई विवान अगले हफ्ते विदेश से वापस आ रहा है। विवान के आने की खबर सुनकर माँ के चेहरे पर जो चमक थी, वह ईशान की शादी के वक्त भी नहीं थी। शाम ढलते ही मौसम ने करवट ली। तेज बारिश और कड़कती बिजली के माहौल को और भी रुमानी और खौफनाक बना दिया। बिजली गुल हो गई और पूरा घर मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में नहा गया। ईशान अपने कमरे में पहुंचा, जहां काव्या मोमबत्ती जला रही थी। पीली रोशनी में काव्या का चेहरा किसी अप्सरा जैसा दमक रहा था। बारिश की बूंदों की आवाज और खिड़की से आती ठंडी हवा ने जैसे कमरे के अंदर एक अलग ही दुनिया बसा दी थी। ईशान ने देखा कि काव्या की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से सरक गया था और वह बेखबर मोमबत्ती की लौ को एकटक देख रही थी। ईशान की हिम्मत आज जवाब दे गई। वह धीरे धीरे काव्या के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने काव्या की कमर पर अपनी ठंडी उंगलियां रखी, काव्या के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। वह पलटने ही वाली थी कि ईशान ने उसे पीछे से ही अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया। काव्या, अब और नहीं। मैं माँ के डर और तुम्हारी खामोशी के बीच घूट रहा हूँ। ईशान ने उसकी गर्दन के पास झुककर अपनी गर्म सांसों के साथ फुसफुसाया। काव्या का दिल किसी घायल परिंदे की तरह धड़क रहा था। उसने मुड़कर ईशान की आंखों में देखा। उन आंखों में अधिकार था, प्यार था और एक ऐसी प्यास थी जो शायद सदियों पुरानी थी। काव्या ने पहली बार अपना सिर ईशान के चौड़े सीने पर रख दिया। मुझे भी डर लगता है ईशान, पर आपसे नहीं, उस सच से जो मम्मी जी मुझसे छिपा रही हैं। वह कहती हैं कि मैं आपके करीब आई तो मेरा अंजाम बुरा होगा। ईशान ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारे साथ मैं हूँ काव्या, कोई आंच नहीं आने दूंगा। उस मध्यम रोशनी में ईशान के होंठ धीरे से काव्या के होंठों की ओर बढ़े। दोनों के बीच की दूरी खत्म होने ही वाली थी कि अचानक कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट हुई। ईशान तुरंत सचेत हो गया। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। गलियारे में माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी। उनकी आवाज दबी हुई थी, पर शब्द साफ थे। विवान बस आने ही वाला है, तब तक मुझे इन दोनों को अलग रखना ही होगा। ईशान को शक हो रहा है, पर उसे नहीं पता कि काव्या को मैंने विवान के लिए ही चुनकर इस घर में रखा है। यह शादी तो बस एक बहाना है। ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी अपनी माँ, सगी माँ ने उसे मोहरा बनाया था। वह वापस कमरे में आया। उसका चेहरा गुस्से और दुख से तमतमा रहा था। काव्या ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर काव्या को इतनी जोर से गले लगाया जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज खोने से डर रहा हो। उसने तय कर लिया कि वह अब माँ की कठपुतली नहीं बनेगा। उस रात ईशान बिस्तर पर नहीं गया, बल्कि वह काव्या के साथ सोफे पर ही बैठ गया।
उसने काव्या का हाथ अपने हाथ में लिया और पूरी रात उसे निहारता रहा। प्यार और सस्पेंस की इस जंग में ईशान अब अकेला नहीं था। काव्या का मौन समर्थन उसके साथ था। लेकिन सवाल यह था कि विवान के आते ही माँ कौन सा नया खेल खेलेगी, और क्या ईशान अपनी पत्नी को अपने ही भाई की नजरों से बचा पाएगा। घर में सुबह की पहली किरण के साथ ही एक नई हलचल शुरू हो गई थी। ईशान रात भर सो नहीं पाया था। माँ के वे शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रहे थे कि काव्या को विवान के लिए चुना गया है। वह काव्या को देखता जो रसोई में चाय बना रही थी तो उसका दिल बैठ जाता। क्या काव्या भी इस सब में शामिल थी? क्या उसे पता था कि वह इस घर में किसी और के लिए आई है? ईशान ने तय किया कि वह अभी काव्या पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आंखों की मासूमियत कुछ और ही कह रही थी। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। देविका भागती हुई दरवाजे की ओर गई। उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे बरसों का कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। विवान घर के अंदर दाखिल हुआ। वह ईशान से छोटा था, लेकिन उसका अंदाज काफी बेबाक और आधुनिक था। विवान ने माँ के पैर छुए, लेकिन उसकी नजरें पूरे घर में किसी को तलाश रही थी। जैसे ही उसकी नजर रसोई की चौखट पर खड़ी काव्या पर पड़ी, विवान के कदमों की रफ्तार थम गई। दोनों की नजरें मिली और हवा में एक अजीब सी खामोश पहचान तैर गई। ईशान ने ऊपर से यह सब देखा। उसके सीने में जलन की एक लहर उठी। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, शादी की मुबारकबाद। भाभी तो वाकई वैसी ही है जैसी माँ ने तस्वीरों में दिखाई थी। ईशान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, शुक्रिया विवान। उम्मीद है तुम्हारी पढ़ाई अच्छी रही होगी। उस दिन दोपहर के खाने पर माहौल बहुत भारी था। देविका बार बार विवान की पसंद की चीजें काव्या से परोसने को कह रही थी। काव्या, विवान को यह पसंद है। काव्या, विवान के कमरे में ताजे फूल रख दो। माँ का हर वाक्य ईशान के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। ईशान ने गौर किया कि काव्या का हाथ कांप रहा था और वह विवान की ओर देखने से भी कतरा रही थी। शाम को जब ईशान छत पर टहल रहा था, उसने नीचे बगीचे में विवान और माँ को कानाफूसी करते सुना। विवान कह रहा था, माँ, आपने वादा किया था कि मेरे आने तक सब कुछ वैसा ही रहेगा। फिर ईशान भाई और इनके बीच। देविका कहती है, तू फिक्र मत कर बेटा। मैंने ईशान के दिमाग में इतनी नफरत और इतनी दूरी भर दी है कि उसने अभी तक उसे छुआ तक नहीं है। बस कुछ दिन और, फिर मैं ईशान को मजबूर कर दूंगी कि वह खुद ही इसे छोड़ दे। ईशान का खून खौल उठा। उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी सगी माँ उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रही थी। वह तेजी से नीचे अपने कमरे में आया। कमरे में काव्या अकेली थी और खिड़की के बाहर गिरती हुई बारिश को देख रही थी। ईशान ने दरवाजा अंदर से बंद किया और सीधे काव्या के पास गया। उसने काव्या की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। सच सच बताओ काव्या, तुम विवान को पहले से जानती हो? ईशान की आवाज में एक ऐसी कड़वाहट थी जिसे सुनकर काव्या सिहर गई। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। ईशान, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। शादी से पहले विवान मेरे कॉलेज में था। उसने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आपका भाई है। मम्मी जी ने जब मेरा रिश्ता मांगा तो उन्होंने कहा था कि वो मुझे अपने बड़े बेटे की दुल्हन बनाना चाहती है। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ किसी और के इंतजार के लिए लाया गया है। ईशान ने देखा कि काव्या की सिसकियां गहरी हो रही थी। उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह बेपनाह मोहब्बत ने ले ली। उसने काव्या को अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे माफ कर दो काव्या, मैंने तुम पर शक किया। उस बारिश भरी शाम में
मोमबत्ती की मध्यम रोशनी के बीच ईशान और काव्या के बीच का जज्बाती फासला मिट गया। ईशान ने काव्या के आंसू पोंछे और उसके होठों को चूम लिया। यह चुम्बन केवल प्यार का नहीं, बल्कि एक वादे का था कि वह उसे इस साजिश से बचाएगा। काव्या ने भी अपने हाथ ईशान की गर्दन के चारों ओर डाल दिए और पहली बार उसने खुद को पूरी तरह ईशान को सौंप दिया। उनके बीच का रोमांस अब केवल जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी हो गया था। लेकिन कमरे के बाहर अंधेरे गलियारे में एक परछाई खड़ी थी। विवान दरवाजे के छेद से अंदर देख रहा था और उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींची हुई थी। माँ की साजिश अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि विवान ने देख लिया था कि जो चीज वह अपनी समझ रहा था, वह अब ईशान की हो चुकी थी। विवान की वापसी ने घर के माहौल को किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा बना दिया था। ईशान को अब पता चल चुका था कि उसके कमरे के बाहर पहरा दिया जा रहा है। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे और काव्या को सुरक्षित रहना है, तो उन्हें दुनिया की नजरों में अजनबी और बंद कमरे में एक दूसरे का संबल बनना होगा। उस रात बाहर तूफान और भी उग्र हो गया था। तेज हवाओं के कारण घर की बिजली फिर से कट गई। ईशान अपने कमरे में लौटा तो देखा कि काव्या ने पूरे कमरे में छोटी छोटी मोमबत्तियां जला रखी थी। उन मोमबत्तियों की थरथराती रोशनी काव्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें वह किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। वह रेशमी गुलाबी साड़ी में सजी खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदों को देख रही थी। ईशान ने चुपके से पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। काव्या पहले तो चौंकी, लेकिन ईशान की खुशबू पहचानते ही वह उसके सीने से लग गई। ईशान, मुझे डर लग रहा है। विवान की नजरें मुझे बेचैन कर रही है, काव्या ने धीमी आवाज में कहा। ईशान ने उसके बालों को सहलाते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। आज की रात सिर्फ हमारी है काव्या। इस दीवार के पार कोई भी हो, इस कमरे के अंदर तुम मेरी पत्नी हो। ईशान ने धीरे से काव्या को अपनी ओर घुमाया। मोमबत्ती की लौ उनकी आंखों में चमक रही थी। ईशान ने काव्या के चेहरे से जुल्फों को हटाया और उसके माथे को बड़े प्यार से चूमा। काव्या की आंखें बंद हो गई और उसने अपना हाथ ईशान के कुर्ते पर कस लिया। ईशान का स्पर्श आज बहुत अलग था। उसमें एक सुरक्षा का एहसास था और एक बेपनाह चाहत। ईशान ने झुककर काव्या के कांपते हुए होठों को अपने होठों के घेरे में ले लिया। यह चुंबन गहरा और लंबा था, जिसमें बरसों की प्यास और आने वाले खतरों का डर दोनों शामिल थे। काव्या ने भी खुद को पूरी तरह ईशान को सौंप दिया। ईशान ने उसे गोद में उठा लिया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। उस रात बाहर तूफान गरज रहा था और अंदर दो रूहें एक हो रही थी। उनके बीच का रोमांस इतना गहरा और रूहानी था कि समय जैसे थम गया हो। ईशान का प्यार काव्या के लिए एक मरहम जैसा था, जो उसकी माँ द्वारा दिए गए हर जख्म को भर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय कमरे के दरवाजे के बाहर विवान खड़ा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और आंखों में नफरत की आग। उसे अंदर से आती हंसी और काव्या की धीमी आवाजों ने पागल कर दिया था। उसने पास खड़ी अपनी माँ देविका की ओर देखा और फुसफुसाया, माँ, आपने कहा था कि उनके बीच कुछ नहीं होगा, लेकिन आज रात ईशान ने मेरी पसंद की चीज पर अपना हक जता दिया है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देविका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उन्होंने विवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब्र कर बेटा, कल सुबह जब ईशान दफ्तर जाएगा तो हम उसे रास्ते से हटाने का इंतजाम कर देंगे। फिर यह लड़की और यह जायदाद दोनों तेरी होगी। ईशान कमरे के अंदर
काव्या की बाहों में सुकून की नींद सो रहा था, इस बात से बेखबर कि सुबह का सूरज उसके लिए खौफनाक जाल लेकर आने वाला है। रात भर काव्या की बाहों में सुकून तलाशने के बाद ईशान जब सुबह उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने सोते हुए काव्या के माथे को धीरे से चूमा और तैयार होकर दफ्तर जाने के लिए निकलने लगा। काव्या का मन आज कुछ अशांत था। उसने ईशान का हाथ थाम लिया और कहा, ईशान, आज मेरा दिल घबरा रहा है। क्या आप आज घर पर नहीं रुक सकते? ईशान ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और कहा, पागल मत बनो काव्या, कुछ जरूरी काम है। शाम को जल्दी आकर तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की नीली साड़ी लाऊंगा। जैसे ही ईशान की गाड़ी घर के बड़े गेट से बाहर निकली, विवान और देविका ऊपर की खिड़की से उसे देख रहे थे। विवान ने फोन पर किसी को इशारा किया। काम हो जाना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि यह सिर्फ एक हादसा था। रास्ते में विवान अपनी और काव्या की यादों में खोया हुआ था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। ईशान की गाड़ी असंतुलित होकर सड़क के किनारे एक गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी। आखिरी पल में ईशान ने स्टीयरिंग मोड़ा, पर गाड़ी पेड़ से जा टकराई। चारों ओर धुआं ही धुआं था और ईशान लहूलुहान हालत में सीट पर ही बेहोश हो गया। उधर घर पर काव्या बेचैनी से आंगन में टहल रही थी। अचानक उसकी नजर माँ देविका के कमरे की ओर गई, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने सुना कि माँ और विवान आपस में हंस रहे थे। विवान अपनी माँ से कह रहा था, माँ, अब तक तो ट्रक वाले ने अपना काम तमाम कर दिया होगा। अब इस घर का असली मालिक मैं हूँ। देविका कहती है, हाँ बेटा, और अब उस काव्या को संभालना तेरा काम है। उसे यकीन दिला देना कि ईशान अब कभी वापस नहीं आएगा। काव्या के कानों में जैसे गरम तेल पड़ गया हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पर अगले ही पल उसके अंदर की एक औरत और पत्नी जाग उठी। उसने समझ लिया कि अब रोने का वक्त नहीं, लड़ने का वक्त है। वह चुपचाप बिना किसी को बताए घर के पिछले दरवाजे से निकली और मुख्य सड़क की ओर भागी। उसका दिल कह रहा था कि उसका ईशान उसे पुकार रहा है। सड़क पर पहुंचते ही उसे दूर धुआं उठता दिखाई दिया। वह पागलों की तरह उस ओर दौड़ी। वहां ईशान की गाड़ी बुरी हालत में थी। काव्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाजा खोला। ईशान खून से लथपथ था। काव्या ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और ईशान के घावों पर बांधा। उसने शोर मचाकर पास से गुजरने वाले एक राहगीर की मदद ली और ईशान को पास के एक छोटे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद कहा, बच तो गए हैं, पर अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत नाजुक हैं। इन्हें किसी अपने के सहारे की जरूरत है। काव्या पूरी रात ईशान का हाथ थाम कर वहीं बैठी रही। वह रह रहकर ईशान के हाथ को चूमती और खुदा से उसकी जिंदगी की भीख मांगती। वह समझ गई थी कि घर वापस जाना अब सुरक्षित नहीं है। उसे ईशान के ठीक होने तक इस राज को छिपा कर रखना होगा। अगले दिन सुबह जब ईशान ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने काव्या को पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर जीत की चमक थी। ईशान ने धीमी आवाज में पूछा, काव्या, तुम यहाँ कैसे? काव्या ने उसके होठों पर उंगली रख दी और फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहिए ईशान, आज से आपकी मौत की खबर उस घर में पहुंच जाएगी। हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम उन गुनहगारों को सजा न दिला सके। आज से पूरी दुनिया के लिए आप मर चुके हैं, पर मेरे लिए आप मेरी पूरी कायनात हैं। ईशान ने काव्या की आंखों में देखा। वहां अब वह डरी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक शेरनी थी जो अपने सुहाग के लिए काल से भी लड़ने को तैयार थी। अस्पताल के उस
छोटे से कमरे में ईशान का हाथ थामे काव्या ने एक बड़ा फैसला लिया था। उसने ईशान को वही एक भरोसेमंद नर्स की निगरानी में छोड़ा और खुद वापस उस सांपों के बसेरे यानी अपने घर की ओर चल दी। उसे पता था कि अगर वह गायब रही तो माँ और विवान को शक हो जाएगा। उसे घर जाकर यह दिखाना था कि वह टूट चुकी है, ताकि वे अपनी अगली चाल चल सके और वह उन्हें रंगे हाथों पकड़ ले। जैसे ही काव्या ने घर की दहलीज पर कदम रखा, उसने जोर शोर से रोने का नाटक शुरू कर दिया। देविका और विवान हाल में बैठे चाय पी रहे थे। काव्या को बिखरे बालों और फटी हुई साड़ी में देख वे समझ गए कि खबर पक्की है। जैसे ही काव्या ने घर की दहलीज पर कदम रखा, उसने जोर शोर से रोने का नाटक शुरू कर दिया। देविका और विवान हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। काव्या को बिखरे बालों और फटी हुई साड़ी में देख वे समझ गए कि खबर पक्की है। देविका झूठे आंसू बहाते हुए, हाय मेरा बच्चा, क्या हो गया यह? काव्या, तू क्यों रो रही है? ईशान कहाँ है? काव्या सिसकते हुए बोली, मम्मी जी, पुलिस का फोन आया था। ईशान की गाड़ी खाई में गिर गई। वो हमें छोड़कर चले गए। विवान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। उसने आगे बढ़कर काव्या के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। भाभी, खुद को संभालिए। भाई चले गए, पर मैं तो हूं ना। मैं आपका ख्याल रखूंगा। काव्या को विवान का स्पर्श किसी जहरीले बिच्छू के डंक जैसा लग रहा था, पर वह चुप रही। उसने अपने मन में ठान लिया था कि जो हाथ उसके सुहाग को उजाड़ने के लिए उठे हैं, उन्हें वह जड़ से काट देगी। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन काव्या की आंखें जाग रही थी। वह चुपके से देविका के कमरे की ओर रेंगते हुए पहुंची। अंदर विवान और माँ जश्न मना रहे थे। विवान कह रहा था, माँ, अब देर किस बात की? ईशान के नाम की जो वसीयत है, उसे अपने नाम करवा लो। और इस काव्या का क्या करना है? यह रो रो कर पागल हो रही है। देविका बोली, पागल नहीं बेटा, इसे हम रास्ते से नहीं हटाएंगे। इसे हम डरा धमकाकर तेरी शादी इससे करवा देंगे, ताकि समाज में भी हमारी इज्जत बनी रहे और प्रॉपर्टी भी हाथ से ना जाए। बस 2 दिन तक रुक जा, फिर इसका सिंदूर पोंछकर तेरे नाम का रंग चढ़ाएंगे। काव्या का खून खौल उठा। वह वापस अपने कमरे में आई और उसने चुपके से ईशांत को फोन लगाया। ईशांत अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। काव्या ने उसे सब कुछ बताया। ईशान ने कहा, काव्या, तुम खतरे में हो, मैं अभी आता हूँ। काव्या बोली, नहीं ईशान, अभी नहीं। वे आपको मरा हुआ समझ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप बस ठीक हो जाइए। कल विवान मुझे शहर से बाहर किसी वकील के पास ले जाने की योजना बना रहा है। वही हमारा आखिरी मौका होगा। अगली सुबह विवान ने काव्या से कहा कि उसे कुछ कागजों पर दस्तखत करने के लिए शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर चलना होगा। काव्या चुपचाप तैयार हो गई। उसने अपनी मांग में गहरा सिंदूर भरा, जिसे देखकर विवान चिढ़ गया। फार्म हाउस पहुंचते ही विवान ने अपना असली रंग दिखाया। उसने अलमारी से एक कोरा कागज निकाला और काव्या के सामने फेंक दिया। हस्ताक्षर करो इस पर काव्या। आज से तुम मेरी हो और यह जायदाद भी। काव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, और अगर मैं ना करूं तो? विवान ने पिस्तौल निकाल ली, तो तुम भी अपने पति के पास पहुंच जाओगी। काव्या बिल्कुल नहीं डरी। उसने खिड़की की ओर इशारा किया, पीछे तो देखो विवान, शायद कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विवान ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। सामने खून से लथपथ, पट्टियों में लिपटे
लेकिन आंखों में अंगारे लिए ईशांत खड़ा था। विवान के हाथ से पिस्तौल छूट गई। उसे लगा उसने कोई भूत देख लिया है। विवान के हाथ कांपने लगे और वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से ट्रक को तुम्हारी कार से टकराते देखा था। तुम तुम मर चुके हो। विवान की आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। ईशान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके माथे पर बंधी पट्टी से अभी भी खून की हल्की लाली छलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह प्यार नहीं, बल्कि एक घायल शेर की दहाड़ थी। ट्रक ने मेरी कार को तोड़ा था विवान, मेरी रूह और मेरी हिम्मत को नहीं। और जिस पत्नी को तू अपनी जागीर समझ बैठा था, उसी ने मुझे मौत के मुंह से खींच निकाला है। काव्या तुरंत दौड़कर ईशान के पास जा खड़ी हुई और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। यह देखकर विवान का डर अचानक पागलपन वाले गुस्से में बदल गया। उसने नीचे गिरी पिस्तौल उठाने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन ईशान चोटिल होने के बावजूद फुर्तीला था। उसने विवान के हाथ पर अपना भारी बूट रखा और उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। विवान दर्द से कराह उठा। ईशान ने उसे कॉलर से पकड़कर दीवार से सटा दिया। क्यों विवान? मैंने तुझे हमेशा अपने छोटे भाई से ज्यादा अपना बेटा माना। मेरी हर चीज तेरी थी, फिर मेरी पत्नी और मेरी जान पर वार क्यों किया? विवान पागलों की तरह हंसने लगा। भाई, बेटा, वह सब ढोंग था। माँ ने बचपन से मेरे कान भरे हैं कि तुम इस घर के वारिस नहीं, बल्कि एक बोझ हो। मुझे सब कुछ चाहिए था, यह जायदाद, यह रुतबा, और हाँ, काव्या भी, क्योंकि काव्या को माँ ने मेरे लिए ही पसंद किया था। तुम्हारी बदकिस्मती थी कि तुम बीच में आ गए। यह सुनकर ईशान का दिल छलनी हो गया। अपनी सगी माँ की नफरत का सच अब उसके सामने नग्न खड़ा था। इस बीच देविका भी वहां पहुंच गई। उन्हें लगा था कि विवान ने काम तमाम कर दिया होगा, लेकिन कमरे का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशान, तू तू जिंदा है? देविका के मुंह से बस इतना ही निकला। ईशान ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ माँ, मैं जिंदा हूँ। शायद यह देखने के लिए कि जिस माँ को मैंने खुदा माना, वह मेरे कत्ल की दुआ कर रही थी। आपने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी कोख से नहीं जन्मा था। देविका ने अपना मुखौटा उतार फेंका। हाँ, तुम मेरे पति की उस पहली पत्नी की निशानी हो जिसने मुझसे मेरा हक छीना था। मैंने तुझे पाला ताकि तेरी जायदाद पर मेरे बेटे विवान का हक हो सके। तेरी शादी काव्या से सिर्फ इसलिए कराई ताकि वह इस घर की बहू बनकर रहे और बाद में विवान की हो जाए। काव्या अब चुप नहीं रह सकती थी। वह आगे बढ़ी और देविका की आंखों में आंखें डालकर बोली, मम्मी जी, औरत होकर आपने एक औरत का सौदा किया। आपने सोचा था कि मैं एक खिलौना हूँ जिसे आप एक भाई से छीनकर दूसरे को दे देंगी। मैं ईशान की पत्नी हूँ, उनकी परछाई हूँ, और आज आपकी यह नफरत भरे खेल का अंत मैं करूंगी। काव्या ने चुपके से अपने फोन का रिकॉर्डिंग बटन दबा रखा था। उसने पुलिस को पहले ही लोकेशन भेज दी थी। बाहर सायरन की आवाज गूंजने लगी। पुलिस को देखकर विवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने उसे दबोच लिया। विवान और देविका को पुलिस घसीटते हुए ले जाने लगी। जब सब चले गए तो उस बड़े और आलीशान फार्म हाउस में सन्नाटा छा गया। ईशान टूटकर फर्श पर बैठ गया। उसके पास ना परिवार बचा था, ना माँ। तभी काव्या उसके पास आई और उसे पीछे से गले लगा लिया। उसकी गर्माहट ने ईशान के ठंडे पड़ते वजूद में फिर से जान फूंक दी। सब चला गया काव्या, सब कुछ झूठ था, ईशान सिसकते हुए बोला। काव्या ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया
और उसकी आंखों में झांकते हुए बड़े प्यार से कहा, सब कुछ नहीं गया ईशान, मैं अभी भी यही हूँ। हमारा असली सफर तो अब शुरू हुआ है, जहाँ ना कोई झूठ होगा और ना कोई साजिश। उस अंधेरी रात के बाद पहली बार ईशान को लगा कि वह सुरक्षित है। उसने काव्या को अपनी बाहों में कस लिया। उनके बीच का रोमांस अब और भी गहरा हो गया था, क्योंकि यह प्यार आग में तड़प कर कुंदन बन गया था। ईशान और देविका के जेल जाने के बाद ईशान को उस पुराने घर की दीवारों से नफरत हो गई थी। हर कोना उसे माँ के धोखे और भाई की गद्दारी की याद दिलाता था। उसने सब कुछ बेच दिया और काव्या को लेकर एक दूर पहाड़ी शहर में आकर बस गया। यहाँ कोई उन्हें नहीं पहचानता था। एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज, चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़ और धुंध से ढकी वादियों के बीच उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। काव्या, आज सब कुछ कितना शांत है ना। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ने हमें एक नया जन्म दिया हो, ईशान ने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा। काव्या ने अपना सिर ईशान के कंधे पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, यह सब आपके प्यार और भरोसे की वजह से हुआ है ईशान। हमने साबित कर दिया कि रिश्तों की नींव अगर सच पर हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। ईशान ने धीरे से काव्या की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा ऊपर किया। आग की मध्यम रोशनी उनके चेहरे पर खेल रही थी। ईशान ने झुककर काव्या के होठों पर एक गहरा और प्यार भरा चुम्बन अंकित किया। इस बार उनके बीच न कोई डर था, न कोई दीवार और न ही कोई साजिश। यह उनकी नई जिंदगी की पहली सुहागरात जैसी थी, जहां सिर्फ रूह का मिलन था। उस रात उस छोटे से कॉटेज से जो हंसी की आवाजें आ रही थी, वे इस बात का सबूत थी कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चे प्यार की ही होती है। ईशान और काव्या की कहानी अब एक मुकम्मल दास्तान बन चुकी थी। एक ऐसी दास्तान जो आने वाली नस्लों को यह सिखाएगी कि प्यार ही सबसे बड़ा रक्षक है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।